हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मनोविज्ञान सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है और इस मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मनोविज्ञान में एक टॉपिक आता है समायोजन का, यानी एडजस्टमेंट आप अन्य विद्यार्थियों के साथ या समाज में आप किस प्रकार से कर सकते हैं और विद्यार्थियों का कुसमायोजन किस प्रकार से समाज में रहता है या बच्चों के साथ रहता है। तो इसी को लेकर आज हमारा वीडियो रहने वाला है और इसी टॉपिक पर हम विस्तार से आज आपको बताने जा रहे हैं। आप अगर मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं यानी आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आज इस वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ सके और समायोजन का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारे टॉपिक की ओर से। तो समायोजन क्या है यानी एडजस्टमेंट क्या है, इसी को लेकर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं। समायोजन निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को ही हम समायोजन कहते हैं। तो ये समायोजन की परिभाषा है। अगर आप समायोजन करना चाहते हैं तो व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संबंध अगर स्थापित कर लेता है तो वही क्या कहलाता है, आपका समायोजन। फिर दूसरा पॉइंट इसमें जब देखा जाता है तो बात होती है कि सामाजिक वातावरण के धरातल पर कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है जो हमें किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से विचलित कर देती है। ऐसी परिस्थितियों के समय जब व्यक्ति अपने आप को सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है और नवीन प्रकार से व्यवहार को ग्रहण कर लेता है या सीख लेता है तो उसे भी समायोजन कहा जाता है। तो ये समायोजन की दो परिभाषाएं हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि समायोजन आप समाज में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये समायोजन की परिभाषा हम समायोजन की कुछ परिभाषाओं पे विचार कर लेते हैं, क्योंकि आपका जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो परिभाषाओं से संबंधित भी प्रश्न आता है। तो सबसे पहले परिभाषा हम सीखते हैं। समायोजन को एक अधिक प्रक्रिया माना जाता है। समायोजन को एक अधिक प्रक्रिया माना जाता है, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। आइजैक ने क्या कहा है कि दो अवस्थाओं में सामंजस्य की जो स्थिति है उसे ही समायोजन कहते हैं, ये आइजैक ने कहा है। और कालमैन ने क्या है? समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने और समस्याओं के हल के लिए प्राणी के द्वारा किए गए प्रयत्न का परिणाम है, ये कालमैन ने कहा है। और गेट्स ने कहा है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट है, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर अगला है बेरिंग, वेल्ड और लेक फील्ड ने क्या कहा है कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। तो ये बेरिंग और वेल्ड ने ये कहा है। तो हम चलते हैं समायोजन के कौन कौन से लक्षण होते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो समायोजन का जो पहला लक्षण है, समायोजन एक अच्छे व्यक्तित्व का गुण होता है। दूसरा है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है समायोजन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। चौथा है समायोजन गत्यात्मक होता है। फिर अगला है समायोजन से व्यक्ति के चिंतन में परिपक्वता होती है। और अगला है समायोजन में व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करता है। और सातवां है समायोजन में सकारात्मक व्यक्तित्व और उत्तरदायित्व लेने की योग्यता पाई जाती है। और आठवां है समायोजित व्यक्ति संवेगों का जो प्रदर्शन है वो करने में अच्छी तरह से सक्षम होता है। नौवां है समायोजन एक सहभागी और अन्य आश्रित प्रक्रिया है। अगला है समायोजन में पर्यावरण परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता भी होती है। अगला है समायोजन में समस्या समाधान हेतु कुशलता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का पूर्ण विकास भी होता है। अगला है समायोजन एक सहज प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों का ज्ञान होता है। तो ये समायोजन के लक्षण हैं। अगर आप इस तरह के बिंदु अगर आप समाज में अपना रहे हैं तो आप उसमें अच्छी तरह से समायोजन कर सकते हैं। अगर आप में ये लक्षण है तो आप समाज में समायोजन कर सकते हैं। फिर अगला है समायोजन में वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता भी पाई जाती है। तो ये समायोजन के लक्षण हैं, अगर आप इनको अपनाते हैं तो आप समाज में अच्छी तरह से समायोजन कर सकते हैं। अगला है समायोजन एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और लास्ट है समायोजन से व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बढ़ता है। अगर व्यक्ति समाज में समायोजन कर लेता है तो अपने आप में आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। तो ये समायोजन के महत्वपूर्ण 15 लक्षण हैं। अगर आप में है तो आप समाज में अच्छी तरह से समायोजन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कुछ समायोजन, यानी कुछ समायोजन क्या होता है? एक समायोजन होता है, एक कुछ समायोजन। समायोजन का मतलब है व्यक्ति समाज में अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित कर लेता है और कुछ समायोजन में
व्यक्ति कुछ समायोजित वातावरण से असंतुलन के कारण होता है, यानी वो वातावरण से सही असंतुलन होता है, इस वजह से वो कुछ समायोजित रहता है। और कुछ समायोजन व्यक्ति की वे दशा है जिसमें वे अपने भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ पर्याप्त रूप से अनुकूलन करने में वो असमर्थ रहता है, यानी भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ वो अनुकूलन करने में असमर्थ होता है। अब कुछ समायोजन के जो मुख्य लक्षण है वो क्या होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो कुछ समायोजन एक जटिल समस्या है और कुछ समायोजन में व्यक्ति अपनी योग्यताओं को पूर्ण रूप से दोहन करने में असमर्थ रहता है, इस वजह से वो कुछ समायोजित रहता है। तो इसके जो मुख्य मुख्य लक्षण है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है, कुछ समायोजित व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता की कमी पाई जाती है। अगला है, कुछ समायोजित व्यक्तियों की जो इच्छा शक्ति है वो धीरे धीरे क्या करती है, घटने लगती है। और कुछ समायोजन में व्यक्ति यथार्थ और वास्तविकता से काफ़ी दूर रहता है। अगला है, कुछ समायोजित व्यक्ति जो है वो मानसिक बाधाओं और परेशानियों से घिरा रहता है। अगला है, कुछ समायोजित व्यक्ति हर समय दुखी, निराशावादी और चिंताग्रस्त रहता है। अगला है, विफलताओं से शीघ्र ही घबरा जाता है। तो ये कुछ समायोजन के मुख्य लक्षण हैं, हम बात करेंगे और समायोजन के लक्षणों की। अगला है, कुछ समायोजित व्यक्तियों में अभिप्रेरणा निम्न पाई जाती है, यानी मोटिवेशनल सबसे लो रहता है। और कुछ समायोजित व्यक्ति में चिड़चिड़ापन बना रहता है। और कुछ समायोजित व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। और कुछ समायोजित व्यक्ति में आत्मसंतुष्टि का हमेशा ही क्या होता है, अभाव बना रहता है। तो ये कुछ समायोजन के मुख्य मुख्य लक्षण है। और कुछ समायोजन के कारण है, हम कारणों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, विद्यालय स्तर पे पुरानी शिक्षा पद्धति, शैक्षिक दबाव, छात्र के शिक्षक अनुपात और कठोर अनुपात। ये विद्यालय स्तर पे। सामाजिक स्तर की बात करते हैं तो बेरोजगारी, धार्मिक विश्वास, मनोरंजन के साधनों का अभाव और वर्ग विषमता। और अगर शारीरिक रूप से बात करते हैं तो रंग रूप, निर्बलता या शारीरिक रोग। और पारिवारिक की बात करते हैं तो लिंग भेद, निर्धनता और अनुवांशिक दोष। तो ये कुछ समायोजन के कारण हैं जो विद्यालय स्तर पे भी होते हैं, सामाजिक स्तर पे भी होते हैं, शारीरिक रूप से भी होते हैं और पारिवारिक के रूप से भी देखे जाते हैं। अब कुछ समायोजन के जो मुख्य मुख्य तत्व है उसकी बात कर लेते हैं। तो कुछ समायोजन के जो मुख्य तत्व हैं, पहला है भग्नाशा या कुंठा। तो ये क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है। अब जो कुछ समायोजन के आपके 5-7 पॉइंट आने वाले हैं उससे एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। तो पहले बात करते हैं भग्नाशा या कुंठा। तो ये दोनों एक ही बात है। क्या होती है, किसी निर्धारित लक्ष्य को बार बार प्रयास करने के बाद हासिल नहीं कर पाने पर व्यक्ति में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब लंबे समय तक निराशा का भाव बना रहता है तो वे भग्नाशा या कुंठा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है काल्पनिक। क्या कहता है कि भग्नाशा इच्छा या लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर अभिव्यक्त की जाने वाली भावना। ये काल्पनिक ने परिभाषा दी है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें दबाव का, कि दबाव क्या है, प्रेशर। दबाव एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा होती है। तो दबाव में क्या क्या होता है, ऐसी कोई भी परिस्थिति जो व्यक्ति को समायोजन करने के लिए मजबूर करती है वो दबाव होता है, यानी समायोजन करने के लिए मजबूर करती है तो वो दबाव होता है। दबाव के कारण व्यक्ति में उत्तेजना और असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला है, व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है या फिर अपने प्रयासों में असफल हो जाता है तब दबाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये दबाव के मुख्य 2 पॉइंट है, तो आप इन पे। अगला है तनाव। तनाव क्या होता है, यानी तनाव जब व्यक्ति तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो तनाव का वो शिकार हो जाता है। तो तनाव के बारे में गेट्स ने कहा है, तनाव असंतुलन की अवस्था है जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती है। और अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है, दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होती है, जब अचेतन मन से दमित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। जब अचेतन मन से दमित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। और दुश्चिंता भविष्य को लेकर उत्पन्न होती है। और दुश्चिंता एक कष्टप्रद स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के सामान्य क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये दुश्चिंता भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है अंतर्द्वंद और संघर्ष क्या होता है। पांचवा जो पॉइंट है, अंतर्द्वंद और संघर्ष क्या होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। किसी दो परिस्थितियों में से एक का चुनाव करना हो तो व्यक्ति के मन में संघर्ष पैदा होता है। तो डगलस ने परिभाषा दी है इसके बारे में
कि विपरीत इच्छाओं में तनाव के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक अवस्था को ही अंतर्द्वंद कहा जाता है। तो अंतर्द्वंद के 3 प्रकार होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ग्राह्य अंतर्द्वंद का या उपहार द्वंद क्या होता है? ये 2 धनात्मक लक्ष्यों में से जब एक का चुनाव करना होता है तो ये द्वंद उत्पन्न होता है। त्याग द्वंद क्या होता है? जब 2 ऋणात्मक लक्ष्यों में से एक का चुनाव करना होता है तब ये होता है। और उपहार त्याग क्या होता है? ये द्वंद एक द्विवस्तु के विरोधी भाव सामने होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है या नहीं, तो ये इसमें उत्पन्न होता है। तो अब हम करते हैं रक्षा युक्तियाँ क्या। अब बात करते हैं रक्षा युक्तियाँ क्या होती है, यानी क्या क्या आपको कुसमायोजन होने में रक्षात्मक कर सकती है। तो रक्षात्मक युक्तियों के द्वारा व्यक्ति अपने प्रेरकों की संतुष्टि कर तनाव कम करने का प्रयास करता है। इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। दोबारा समझते हैं, रक्षात्मक युक्तियों के द्वारा व्यक्ति अपने प्रेरकों की संतुष्टि कर तनाव कम करने का प्रयास करता है, यानी तनाव को कम करने का प्रयास करता है। इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। तो समायोजन के जो उपाय है उसमें बात करते हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष, सत्यपूरक उपाय और आक्रामक उपाय। तो इसमें बाधा निवारण आता है, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन और निष्कर्ष। तो ये रक्षात्मक युक्तियां हैं, इस पर विस्तार। सबसे पहले बात करेंगे बाधा निवारण क्या होती है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे कार्यों में कोई बाधा आ रही है तो वे उस बाधा का निवारण करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करता है जो एक प्रकार से अंधविश्वास के रूप में होते हैं, लेकिन उपयोग करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो जैसे काला धागा बांधना, तो ये बाधा निवारण है। अगला है मार्ग परिवर्तन। जब व्यक्ति किसी कार्य को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और यदि वे अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो वे उसी कार्य के लिए कोई दूसरा रास्ता चुनता है और सफलता प्राप्त करता है। जैसे सब अध्याय से सफल नहीं होने पर किसी मार्गदर्शन के निर्देशन में वो कार्य करता है। तो ये होगा मार्ग परिवर्तन। लक्ष्य प्रतिस्थापन क्या होता है? जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर प्रयास करता है और वे असफल होने पर उसी प्रकृति का कोई छोटा लक्ष्य प्राप्त करके वो समायोजन करता है। तो ये लक्ष्य प्रतिस्थापन हो गया। अब हम बात करते हैं समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय की बात करेंगे। सबसे पहला आता है दमन। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाकर समायोजन करता है तो वो कहलाता है दमन। दूसरा होता है समन। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समय के प्रभाव से भूलने का प्रयास करता है और समायोजन करने का प्रयास करता है। दिवसपन। जब एक व्यक्ति को कोई पद या वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वे उसके बारे में केवल कल्पना या सोपन लेते हुए पूर्ण करने की कोशिश करता है। अगला है नकारना। जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि कोई कार्य व्यवहार करने में असमर्थ नहीं है तो वे उस कार्य की परिस्थिति को नकारने में काम करता है। और अगला है प्रक्षेपण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति अपनी किसी गलती को दूसरों पर आरोपित करते हुए समायोजन का प्रयास करता है तो वो प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे नाच न जाना आंगन टेढ़ा। अगला है प्रतिगमन। अगला है प्रतिगमन क्या होता है? ये कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। जब व्यक्ति किसी गम या अवसाद में होने पर वे भूतकाल में जाकर ऐसे व्यवहार अपनाता है, जैसे एक व्यक्ति के द्वारा बचपन या बालक जैसा व्यवहार करना, ये प्रतिगमन कहलाता है, यानी पीछे की ओर लौटना, यानी बचपन की बातें सोचना। अगला है शोधन मार्गीकरण। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक उदारीकरण व्यवस्था के प्रतिकूल हो तो उस अवस्था में बदलाव कर उसे नवीन प्रकार से व्यवहार को अपना लेता है। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक उदारीकरण व्यवस्था के प्रतिकूल हो तो उस व्यवस्था में बदलाव करके उसमें नवीन प्रकार के व्यवहार को अपना लेता है तो वो शोधन मार्गांतरीकरण कहलाता है। जैसे पहले समाज में अंतर जाति विवाह नहीं होते थे परंतु वर्तमान में से सामाजिक व्यवस्था में मान्यता प्राप्त है। अगला है प्रत्यागमन। जब व्यक्ति परिस्थितियों से दूर जाकर समायोजन करता है तो वो प्रत्यागमन कहलाता है। पलायन। जो व्यक्ति या परिस्थिति व्यक्ति को समायोजन में बाधा पहुंचाती है तो व्यक्ति उस परिस्थितियों को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है तो वो पलायन कहलाता है, यानी वो वहां से अगला है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए जिस कार्य या परिस्थिति से तनाव महसूस करता है उसके स्थान पर कोई अन्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो वो उसके लिए विस्थापन। अगला है युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या होता है? जब व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने की स्थिति में तार्किक उत्तर देने का प्रयास करता है तो व्यक्ति के मान सम्मान में कमी होने पर संबंधित कार्य या लक्ष्य से खोट बता देता है तो वो युक्तिकरण कहलाता है। फिर है प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचना।
व्यक्ति अपनी मूल इच्छा का दमन नहीं करके उसके विपरीत व्यवहार करता है, जैसे बगुला भगत होना। अगला है आत्मीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में बार-बार असफल होता है, तो वे अपने आप को उसी प्रकार के दूसरे व्यक्तियों को जोड़कर बताने लगता है। जैसे 10वीं फेल व्यक्ति अपने आप को सचिन तेंदुलकर से जोड़कर बताते हैं, तो वो आत्मीकरण कहलाता है। अब आप सतीपूरक उपाय क्या कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे।